कि वो अपने आप को ही सिर्फ क्यों रिजाइन कराएं। अगर मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर होता तो मैं कहता कि मैं दोबारा इस सूबे में इलेक्शन कराना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भी जाए। सो देयर शुड नॉट ओनली बी फॉर दी, इसके मेजॉरिटी फिर रहती नहीं है। जब मेजॉरिटी रहती नहीं है तो हाउस जो है वो वो डिजॉल्व हो फंक्शनल जाए। नहीं। अच्छा नकवी साहब, हाथी के दांत कहावत है, खाने की और दिखाने की और। अब इसमें विन विन सिचुएशन तो नहीं बनती ना, इसमें तो लूज लूज सिचुएशन है कि इंतखाबात भी करवाने पड़ेंगे, चीज़ें भी होंगी। तो ये फिर सिर्फ क्या हाइपोथेटिकली सवाल रहेगा, इसमें प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी? मेरे ख्याल से आपको जो है इट इज अ लूज विन सिचुएशन। लूज इज फॉर पीपल्स पार्टी एंड इट्स गोइंग टू बी विन सिचुएशन फॉर पीटीआई एंड द ऑपोजिशन। सर कैसे? उसकी वजह बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। जब फेडरल गवर्नमेंट नहीं जा रही तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लिहाज से वोट देंगे कि भाई पावर में तो असल में गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, तो पीटीआई की तरफ आ जाएं। एक दूसरी चीज ये है कि इनके पास इनकम्बेंसी फैक्टर और नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर, जो कि पहले शायद इतना हाईलाइट नहीं किया गया था। जब से हम लोग आए हैं हमने इस वाले मामले को करिया करिया गांव गांव मीडिया के ऊपर सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को बहुत हाईलाइट अच्छा किया। सर और नकवी अब साहब, सब इस पे तो आप लोग भी एक्सपेक्टेशन, मुकाबला कर रहे हैं ना, इस पे तो फेडरल गवर्नमेंट भी बराबर का मुकाबला कर रही है सिंध गवर्नमेंट का, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो लोगों को नहीं फील हो रहा। आम आवाम आप की बात कर रहा आप सवाल कंफ्यूज कर रहे हैं ना। अभी तो एमएनएस के तो इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही ना। हूँ। अभी तो सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सिनेरियो ये है कि सिंध असेंबली तहवील कर दी गई है और उसके इलेक्शन हो रहे हैं। आप इक्वेशन को चेंज कर देंगे तो उसका जवाब उसके लिहाज से हो जाएगा। तो मेरे लिहाज से इस वक्त सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट तहलील कर दी गई, एमपीएक्स के लिए इलेक्शन हो रहा है सिंध के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पीटीआई मौजूद है। पीपीपी विल बी द लूजर एट दैट एंड, पीटीआई एंड इट्स एलाइड पार्टीज वुड बी द विनर। ये मेरी प्रिडिक्शन है। अच्छा ठीक वैसे है जी। नकवी साहब, एक और चीज़ थी, जब कराची में बड़े मामलात आ रहे थे, हर वक्त वो सफाई और गंद और पता नहीं क्या कचरा सफाई और सारी चीज़ों में, तो गवर्नर रूल की बात हो रही थी, कराची को डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के अंडर करने की बात हो रही थी। वो सारी बातें ही थी, ये ख़त्म हो गई, उस पर क्या कुछ हो रहा है चीज़ें? देखिए, ये चीज बड़ी ऑब्वियस है कि शहर कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तबाहाल है। अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो कराची को तरक्की करना है। कराची को तरक्की करने के लिए सिंध गवर्नमेंट को सीरियस भी होना पड़ेगा और अपने तरीके अंदाज को भी तब्दील करना पड़ेगा। वी आर वेरी क्लोज कि जिधर आर्टिकल 147(4) या गवर्नर रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के लगाने के बहुत करीब करीब हम लोग मेंटली पहुंचे हुए थे। एटलीस्ट जो एमपीएज हैं सिंध असेंबली के अंदर, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हमें दीवार के साथ लगा दिया गया था। कराची की तबाहाली और जुबू हाली में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर बारिशें होती हैं, बारिशों में जो इस शहर डूबता है, एनडीएमए एक्टिवेट होती है, एनडीएमए के जरिए हम काम कराने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर रेजिस्टेंस आती है। उस रेजिस्टेंस के तहत जो है एक कहा जाता है कि ये सारी रियलिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके लिए एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज बनता है। उस पैकेज के ऊपर कि एवरीवन विल बिहेव देमसेल्फ इंक्लूडिंग द फेडरल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक हमने एक न्यूट्रल एम्पायर भी रख लिया विच वाज द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जिनको डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे थे। तो विद दैट थ्री पीपल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड द आर्मी इन बिटवीन, ये फैसला किया कि कराची को एक मिनिमम ये काम करें। यानी कराची पे सारे वन पेज पे इस आ जाएं, एक ही पेज पे आ जाएं कराची पे। एक ही पेज पे आ जाएं। उसकी वजह से इफेक्टिवली किया क्या, कुछ प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिए और कुछ प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने ले लिए। बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट कि उसको डिलीवरी करें। अगर दोनों अपनी जगह मुकाबले में डिलीवरी करेंगे तो कराची के हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगर दोनों एक दूसरे के राह में रुकावटें पैदा करते रहेंगे तो कराची को फेडरल गवर्नमेंट के रूल में लाना नागुज़ीर हो जाएगा पाकिस्तान की खातिर। अच्छा नकवी इसके साहब, अलावा कुछ नहीं। अच्छा अब आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ। अगर ये रेजिग्नेशन नहीं होते, इस्तीफ़े नहीं होते, तो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं। शो ऑफ हैंड्स और नो शो ऑफ हैंड्स इंतखाबात तो होने हैं। अब जो आइन के मुरवजा तरीका है उससे होंगे, सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब आप लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ रही है
जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो पहले मुशीर ख़जाना थे या वज़ीर ख़जाना बन गए, अब उनको इलेक्ट करवाना है, अब वो किसी जगह से इलेक्शन तो लड़ने से रहे, अब एक राह जो निकलती है वो सेनेट का है। पिछले भी इसहाक डार साहब भी हमारे सेनेटर थे, वज़ीर ख़जाना थे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी अब आए बाद में दूसरे रास्ते से। अब जो अभी मौजूदा आपके वज़ीर ख़जाना होंगे उनको सिंध असम्बली ने सेनेटर मुंतखब करना होगा। ये कितना आसान या कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? ये इतना ही आसान है और बहुत भी मुश्किल भी है। इतना आसान इस लिहाज से कि उनको पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये देखते हुए जो कैंडिडेट्स टेक्नोक्रेट्स की सीट पे अगर वो हमारे सबसे लायक कैंडिडेट होंगे, खान साहब ने कहा है कि वो मेरिट पे फैसला करते हैं, तो हम समझते हैं मेरिट पे फैसला होगा। मेरिट के लिहाज से वो अगर उनको पार्टी का टिकट मिलता है तो हम उनको वोट करेंगे। अच्छा, और मुश्किल ये होगी कि हमारी अपनी पार्टी के अंदर बेतहाशा कैंडिडेट हैं। व्हाई शुड वी वोट फॉर समबडी हु इज नॉट विलिंग टू जॉइन द पार्टी? So he has to decide first, because we would like to vote for people who are PTI people. अच्छा सर, अब सेनेट के इंतखाबात में जो मज़े की चीज़ होती है वो तो ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग होती है, और सीक्रेट बैलेटिंग के बाद अब ये पता नहीं होता किसने किसको वोट किया। अब आपने कहा कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स भी बहुत हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ खफा होते हैं, प्लस ये तो अब इस ओपन सीक्रेट के आप लोगों के 2-3 मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स बने हुए हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, लोगों का हम ख्याल हैं पार्टी में ही, तहरीक इंसाफ के एम्बिट में ही अलग-अलग हैं। तो वहाँ पे ये इस तरह की जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं कितना रोल प्ले करेंगी, और उसको कौन ठीक करेगा कि ये चीज़ हमारे आप लोगों के जो बनते हैं सेनेटर वो बन जाएँ? देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट द मैथ। सिंध असेंबली के अंदर इस वक्त जो है इस साल 11 सेनेटर्स चुने जाएंगे, 7 जनरल सीट के चुने जाएंगे, 2 ख्वातीन की सीट पे चुने जाएंगे और 2 टेक्नोक्रेट की सीट पे चुने जाएंगे। आपको 168 का हाउस है, एक ट्रांसफरेबल वोट है, वो समझाना जरा मुश्किल होगा, लेकिन आपके ऑडियंस के लिए जिस शख्स को 21 वोट मिल जाए वो शख्स जनरल सीट का सेनेटर इलेक्ट हो जाएगा। ऑपोजिशन के पास जो है, जॉइंट ऑपोजिशन के पास इस वक्त 69 सीट्स हैं ऑपोजिशन की। अगर 21 के हिसाब से कर लिया जाए तो हमारे 3 सीट तो 63 बनते हैं, तो 3 अगर मुत्तहिद तौर पे ऑपोजिशन वोट देगी तो 3 जनरल सीट्स हमें मिल जाएंगी और 4 जनरल सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी, अगर ये पार्टी पोजीशनिंग के लिहाज से वोट हो। एक औरतों की सीट मिल जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक मिल जाएगी जॉइंट ऑपोजिशन को, और इसी तरह टेक्नोक्रेट की एक सीट मिल जाएगी उनको और एक सीट मिल जाएगी हम। यानी एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, सीटें और जॉइंट ऑपोजिशन को मिलेंगी 5 सीटें। ये होगा इफ द जॉइंट ऑपोजिशन, कोई पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी को ना ज्वाइन करे। अगर कोई जाके पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इस वक्त हमारे लिए जो काम जरूरी है वो अपोजिशन को मुत्तहिद रखना है। दूसरा काम ये है कि हमारी इस मुत्तहिद अपोजिशन के अंदर से कोई शख्स ऐसा ना हो जो जाके पीपीपी के लोगों को वोट दे। तो ये और इसी तरह पीपीपी को भी यही है कि कोई लोग ऐसे ना हो या कोई ग्रुप ऐसा ना आए जो हमें वोट दे, इससे कि उसके लिए हजीमत भी होती है और उसके लिए बदनामी भी होती है। अच्छा, जितने पीटीआई जो है बड़ी यंग लोगों की पार्टी है, मेरे पास अंडर 30 भी जो है वो 1/3 ऑफ माई पीपल अंडर 30 जो मेरी पार्टी से इलेक्ट हुए हैं। तो हमें वी आर सीइंग अ लॉन्ग कैरियर इन फ्रंट ऑफ अस, तो उसमें चांसेस ऑफ पीपल मूविंग एंड वोटिंग अगेंस्ट पार्टी गाइडलाइंस आर लेस।